हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आज का लेक्चर है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। जो मैमल्स होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक मतलब वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि जब मैमल जो अपने प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं उसके डाइजेशन के बाद बहुत सारे नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमोनिया बनता है, अमोनिया जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, और उसको चेंज किया जाता है यूरिया में। यूरिया में कहाँ? लीवर में। लीवर उसको यूरिया में चेंज कर देता है और उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है शरीर से बाहर। तो जो यूरिया है वो ब्लड में डिजोल्व होके, क्योंकि जो ब्लड है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सभी चीज़ के लिए, वो इम्प्योरिटीज हो या प्योरिटीज हो, मतलब वो चाहे हमारे लाभदायक है या नहीं है, ब्लड सबको ट्रांसपोर्ट करता है। तो यूरिया जो है ब्लड में डिजोल्व होने के बाद वो जाता है किडनी के पास। ठीक है, 2 किडनी होते हैं ना हमारे पास, किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे ये फिल्टर होता है थ्रू नेफ्रॉन, उसको कहते हैं यूरिन, उसको कहते हैं यूरिन। ठीक है, और वो फिल्टर किससे होता है? नेफ्रॉन से, क्योंकि नेफ्रॉन होती है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो एक बार हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है नेफ्रॉन जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ये जो नेफ्रॉन है ना, ये बोमेन कैप्सूल का बना होता है, बोमेन कैप्सूल का बना होता है। उस बोमेन कैप्सूल में होते बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, मतलब ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और नेफ्रॉन पीछे की तरफ बनाते हैं एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बोमेन कैप्सूल के पास का एक छोटा सा पार्ट उसको कहते हैं नेक, और उसके पीछे होती है पीसीटी, ये डीसीटी, और नीचे जो यू शेप स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये एक छलनी की तरह काम करती है, और इसमें जो ब्लड लेके आ रही है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जो ब्लड लेके जा रही है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। और यहाँ पे एक बहुत सारा कैपिलरी का गुच्छा टाइप मिलता है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। जो बोमेन कैप्सूल है ये एक छलनी की तरह काम करती है, जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है ना, घर में जो चाय छानते हैं, मम्मी जो चाय बनाती है उसमें अदरक कूट के डाल देती है ना, ये चाय बन रही है ना, इसमें अदरक कूट के डाल दिया है, इलायची डाल दी, तुलसी जी के पत्ते डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, बॉईल की, और उसको दूध भी डाल दिया है ना, बॉईल की, और चाय बन गई, और टी जो है वो बन गई। ठीक है, उसको अब हमने छान लिया। जब हम छानते हैं एक कप में तो क्या होता है, जो अदरक के पीस डाले हैं या इलायची डाल दी है ऐसी, उसके छिलके जो हैं वो क्या है, वो ऊपर रह जाते हैं ना, उनका जो एसेंस है वो नीचे कप में आ जाता है। ऐसे ही जो ब्लड फ्लो हो रहा है एफरेंट आर्टरियोल में, उसमें बहुत स्पीड से ब्लड आ रहा है, मतलब हाई प्रेशर से आ रहा है, क्योंकि इसका एरिया है बड़ा और इफरेंट का है एरिया छोटा। तो जितने स्पीड से, जितने प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है उतने स्पीड से वो ब्लड जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, जो मोटी मोटी जो चीज़ है जैसे प्रोटीन होगी, हम अदरक के टुकड़े के समान मान सकते हैं, प्रोटीन बड़ी होगी है ना, कुछ कोलाइडल मटेरियल है वो रहेगी, और जो कुछ ब्लड कार्पस्कल्स हैं वो रहेगी, क्योंकि वो जो है उनका साइज बड़ा है वो यही रह जाता है। ठीक है, वो इधर ग्लोमेरुलस में ही रह जाता है। जो ग्लोमेरुलस है ना उसकी वॉल में होते हैं बहुत सारे पोर, वो होते हैं 0.1 माइक्रो मिलीमीटर के। ठीक है, जिनसे ब्लड छनता है। तो वो हो गया सब इकट्ठा यहाँ, क्योंकि वो जो है ना बड़ी बड़ी चीजें ना इकट्ठी हो गई हैं। तो इसका मतलब जो ब्लड आ रहा है ना एफरेंट आर्टरियोल में वो एक प्रेशर से आ रहा है ना, जो ब्लड एफरेंट आर्टरियोल में आ रहा है वो एक प्रेशर से आ रहा है, और यहाँ पे आके ग्लोमेरुलस में वो इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसका एरिया है कम, एफरेंट आर्टरियोल का एरिया है कम। तो जो बड़े बड़े पीसेस हैं जैसे प्रोटीन है, कोलाइडल मटेरियल है, और ब्लड कार्पस्कल्स हैं, वो इसमें से छन नहीं पाती हैं। किससे? ग्लोमेरुलस से छन नहीं पाती हैं। तो ये जो ब्लड आ रहा है ना तेज से, उसने एक प्रेशर एक्सर्ट किया, वो है 70 mmHg का,
70 mmHg का। क्योंकि जो प्रोटीन है वगैरह है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, कोलाइडल मटेरियल है और ब्लड कार्पेसिकल्स है, उन्होंने भी एक प्रेशर एग्जर्ट किया ऊपर। अगर जैसे अदरक वदरक के पीस हो गए तो छलने में से क्या अच्छे से छल पाएंगे? वो नहीं ना, थोड़ा सा तो रुकआउट करते हैं ना, वो रुकआउट करते हैं। अगर उसमें ये चीज़ ना होती तो आराम से चाय जल्दी से छन जाती। लेकिन जो ये है अदरक के पीस हैं या दूसरे कोई पीस आ गए हैं, उन्होंने ऊपर की तरफ उस पर एक प्रेशर एग्जर्ट किया, मतलब छलने में उसको रुकावट डाली। ठीक है, जो प्रेशर से आ रहा है वो तो 70 mmHg है, लेकिन उसने भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेशर लगा दिया, वो होता है 30 mm का, 30 mmHg का। जो ग्लोमेरुलस से छन के जो आ गया ग्लोमेरुलस कैविटी में, ये इस कैविटी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो होता है 20 mmHg का। ये तो 70 जो mmHg है वो तो नीचे लग रहा है ना, नीचे लग रहा है, और ये दोनों का लग रहा है प्रेशर ऊपर, मतलब 50 का लग रहा है ऊपर, 70 का लग रहा है नीचे, 50 का लग रहा है ऊपर, तो बचा 20 mmHg, मिलीमीटर Hg के। वो इस प्रेशर से ब्लड छनता है और छन के कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस कैविटी में। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि जो बड़े बड़े पीस है ना, जैसे प्रोटीन है, कोलाइडल मटेरियल है या ब्लड कार्पेसिकल्स है, वो ऊपर रहेंगे क्योंकि वो काम की चीज़ है, वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, इसीलिए वो ऊपर रहेंगे। लेकिन नीचे क्या आ गया? अमीनो एसिड। जैसे छलनी में एसेंस आ रहा था ना, नीचे आ गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये प्रोटीन के एक टुकड़े होते हैं, मान सकते हैं प्रोटीन के टुकड़े हैं। ऊपर जो छना, वो क्या छना? जो हमारे लिए जरूरी था, क्या था? प्रोटीन था। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, है ना। और कुछ कोलाइडल मटेरियल है, ब्लड कार्पेसिकल्स है, वो छन गया। लेकिन नीचे आ गया 95% लगभग वाटर, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। शुगर, ग्लूकोज, है ना, ये सब क्या है? नीचे छन के आ गए। और बहुत सारी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट है, वो भी नीचे आ गए छन के। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमीनो एसिड क्या है? इन्हीं से प्रोटीन बनती है। जब बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ती है तो बनती है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं अमीनो एसिड, वो नीचे आ गए छन के। मतलब ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से तो बन रही है प्रोटीन। ये जरूरी है। 95% नीचे आ गया। ठीक है, ग्लूकोज आ गया, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब आ गया नीचे छन के। ठीक है, ये सब जरूरी है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें हमारे बहुत सारे यूजफुल जो प्रोडक्ट है वो भी छन के आ गई। इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब मोटा मोटा फिल्ट्रेशन, मोटा मोटा फिल्ट्रेशन है ये। ठीक है ना, मोटी मोटी चीज को फिल्टर किया है, और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है? बहुत सारा वाटर है, अमीनो एसिड है, शुगर है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इनका क्या करें? इनको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें दोबारा से इन मटेरियल को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो अभी हमने देखा ये होता है एक बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल। इसके नीचे होती है एक नेक, छोटी सी नेक होती है, जो सीलिया होती है ऐसे बहुत ज़्यादा, है ना। और ये होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये होती है इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, इस नेक में होते हैं सीलिया। सीलिया की वजह से ब्लड बहुत तेज से फ्लो होता है नीचे की तरफ, और इसके नीचे होती है एक फोल्डेड स्ट्रक्चर ऐसे, जिसे कहते हैं पीसीटी। पीसीटी, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब पास के, बोमेन कैप्सूल के पास है ये। और इसके बाद होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नीचे की तरफ होती है एक यू शेप की स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये होती है डिसेंडिंग और ये होती है असेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब उतरना और असेंड में चढ़ना। ये जो लूप ऑफ हेनले है, ऊपर एक फोल्डेड स्ट्रक्चर फिर बनाती है, इसको कहते हैं डीसीटी। और ये डीसीटी टर्मिनेट होती है इन एक कलेक्टिंग डक्ट में। किडनी के सभी नेफ्रॉन के लिए कॉमन होती है, जिसमें सभी नेफ्रॉन अपने अपना तरफ का यूरिन लेके आते हैं। ठीक है, जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, लास्टली टर्मिनेट होती है बारीक बारीक कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में। और ये ब्लड कैपिलरीज जो है ना, ये सराउंड करती है इस सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसे सराउंड किया, ऐसे ऐसे सराउंड किया ना,
चारों तरफ ये सराउंड करती है, क्योंकि हमें रीएब्जॉर्ब करना है किसका, जो हमारे यूजफुल जो मटेरियल थे वो छन के आ गए हैं इधर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, जिसे हमने बोला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो मोटा मोटा फिल्टर हुआ था ना उसे बोलता हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब जितने भी प्रोडक्ट यूजफुल आ गए हैं ना इसमें, वो हमें करने हैं दोबारा से रीएब्जॉर्ब। वो रीएब्जॉर्ब करते हैं, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना वो चेंज हो गए हैं ब्लड कैपिलरीज से। ये ब्लड कैपिलरीज इस नेफ्रॉन में से वो यूजफुल प्रोडक्ट सारे एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे करती है ये हम अगले स्टेप में देखते हैं, क्योंकि पहला स्टेप हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। जब ब्लड छन के जब वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आगे आता है, यहाँ आ गया है ना, तो उसमें से जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, वाटर है, ये सब के सब हमें रीएब्जॉर्ब करने हैं, क्योंकि लगभग 95% वाटर जो है छन के आ गया है यहाँ सारा। और वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, उसे हम इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते, उसे हमें रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज या NaCl मतलब जो सोल्ट है, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है एटीपी खर्च करके। लेकिन जो वाटर है वो सिंपली डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड कैपिलरी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जो पीसीटी है यहाँ पे 70 to 80% एब्जॉर्ब हो जाता है। जितने भी यूजफुल मटेरियल है उनका एब्जॉर्ब हो जाता है 70 to 80%। ठीक है, फिर यही लूप ऑफ हेनले। इसके जो डिसेंडिंग पार्ट में NaCl एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, NaCl और वाटर का एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो असेंडिंग है उसमें भी NaCl प्लस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, फिर DCT है। DCT मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिस्टल मतलब दूर की, मतलब जो बोमेन कैप्सूल से दूर है उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पे भी NaCl और वाटर का एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब DCT तक NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो यहाँ पे पूरा यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अभी भी उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, ये जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है ना इसमें हो जाता है। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करके वॉल से अपने वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब करके भेज देती है हेनले लूप में। ठीक है, और वो जितने भी यूजफुल मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सबके सामने है ना, ये पीसीटी के सामने है, पीसीटी के सामने जितने यूजफुल मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से कर लेगी। फिर ये DCT है, यहाँ से कर लेगी। ठीक है, उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट की जो वॉल है, जो वाटर है एक्स्ट्रा, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसको भेज देती है लूप ऑफ हेनले में। जो कैपिलरीज के सामने है वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से रीएब्जॉर्ब की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। अब आता है सिक्रीशन। जितने भी यूजफुल मटेरियल थे वो हमने सब जो है एब्जॉर्ब कर लिए ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ गंदे व्यक्ति भी आते हैं ना, इसी तरह जो यूजफुल मटेरियल है उनके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी आ गई, मतलब जो हमारे लिए यूजफुल नहीं थे वो भी आ गए ब्लड के साथ। अब क्या करें, सिक्रीट करें, मतलब उनको बाहर फेंके, उनको बाहर भेज दें। तो इसीलिए जो कैपिलरीज है ना, इनसे वो जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना, उसको कहते हैं सिक्रीशन। वो सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। ये थोड़े से नोट से देख लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड इन बोमेन कैप्सूल विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, ये है ना बोमेन कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की हेल्प से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का और आ जाता है ये बोमेन कैविटी में। इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूजफुल मटेरियल भी होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोल्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो अमीनो एसिड है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इनसे बनती है प्रोटीन। ग्लूकोज है, सोल्ट है, सोल्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन यूरिया एक्सीटरी प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड भी एक्सीटरी प्रोडक्ट है, इनको बाहर निकालना है ना। और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी है। तो इसमें सब कुछ है, इम्प्योरिटीज है और प्योरिटीज भी है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल जो मटेरियल है वो भी है और जो हमारे लिए यूजफुल है वो भी है। ठीक है, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें मतलब मोटा मोटा फिल्ट्रेट हुआ है, जो इसमें फिल्टर हुआ है ना वो मोटा मोटा हुआ है, मतलब मोटी मोटी चीज़ रह गई है, एक बार सफाई ऊपर ऊपर की हुई है। ठीक है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आ गई हैं। तो जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोल्ट है,
वाटर है, इनको हमें दोबारा से रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। सम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बॉडी सो दे रीएब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, जो इफरेंट आर्टरियोल के बार बार डिवाइड होने से बनी है थिन कैपिलरीज जो सराउंड कर रही है पूरे नेफ्रॉन को, वो रीएब्जॉर्ब करती है उन यूजफुल मटेरियल का। जो नेफ्रॉन के पीछे का हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है ना। और ट्यूबुलर पार्ट कई पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे इन पीसीटी में 70 से 80% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल मतलब पास का, बोमेन कैप्सूल के पास का जो हिस्सा है उसे कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें 70 से 80% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोल्ट है और वाटर है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट वो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, मतलब इसमें एटीपी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। इन हैनले लूप में NaCl एंड वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये है ना हैनले का लूप, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है। इसको डिसेंडिंग कहते हैं और इसको असेंडिंग कहते हैं। इसमें भी NaCl वाटर एब्जॉर्ब होता है। फिर इन डीसीटी मतलब ये दूर की जो है ना, ये वाली, ये ट्यूबुलर पार्ट जो है नेफ्रॉन का, उसको बोलते हैं डीसीटी, बोमेन कैप्सूल से जो दूर है। इसमें भी एब्जॉर्ब होता है H2 एंड NaCl। इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो सभी नेफ्रॉन के लिए कॉमन होती है, ठीक है ना। नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, और हर नेफ्रॉन अपने हिस्से का ब्लड फिल्टर करता है, मतलब उसे दूसरे न्यूरॉन से कोई मतलब नहीं होता। हर नेफ्रॉन को अपना ब्लड जितना फिल्टर करना होता है वो उतना करता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली होता है। और जो उसने यूरिया बनाया है ना, वो भी इंडिपेंडेंटली इस कलेक्टिंग डक्ट में डाल देता है। मतलब इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन अपना यूरिया ला के डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन होती है, एक किडनी के लिए ये कॉमन होती है। और इसमें एब्जॉर्ब होता है H2O, इसकी वॉल से क्या एब्जॉर्ब होता है H2O, और वो डाल देती है फिर किसमें, हैनले के लूप में, हैनले लूप में। और हैनले लूप से ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसलिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में H2O रीएब्जॉर्ब होता है। फिर होता है सिक्रीशन। सम हार्मफुल मटेरियल में बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारे हार्मफुल जो मटेरियल हैं वो ब्लड कैपिलरी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकते हैं ना। सो मस्ट हैव टू एक्सपेल आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू नेफ्रॉन इज नोन एज सिक्रीशन। इसलिए जो ब्लड कैपिलरी में जो एब्जॉर्ब हो गए है ना, उसे दोबारा से नेफ्रॉन में भेज देने की प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक है ना। जैसे ब्लड कैपिलरीज में आगे हार्मफुल मटेरियल आगे यहाँ से छन के आगे है ना, कुछ हार्मफुल मटेरियल कुछ यूजफुल मटेरियल के साथ एब्जॉर्ब हो गया किसी ब्लड कैपिलरीज में। इसलिए ये तो अब वापस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये हार्मफुल है बॉडी में, है ना। तो इसलिए इनको दोबारा से सिक्रीट करना, मतलब दोबारा से इनको बाहर निकालना नेफ्रॉन में, इसको कहते हैं सिक्रीशन। ये एक और ओवरव्यू है पूरे उस प्रोसेस का, ये एक और ओवरव्यू है पूरे प्रोसेस का। इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। ये है एफरेंट आर्टरियोल, ये है इफरेंट आर्टरियोल। ये ब्लड लेके आ रही है नीचे और इफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके जा रही है। ये है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है, जिससे ब्लड छनता है। इसकी वॉल में छोटे छोटे से पोर होते हैं और छन के आता है बोमेन कैप्सूल में, ठीक है। इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसमें जो ये यूजफुल मटेरियल आ गई है उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करते हैं ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। और कुछ रीएब्जॉर्ब जब हम करते हैं उसमें कुछ हार्मफुल मटेरियल भी आते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा से भेजना होता है नेफ्रॉन में, उसको कहते हैं सिक्रीशन। और फिर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट। फिर उसमें से रीएब्जॉर्ब किया, फिर उसको सिक्रीट किया, मतलब रीएब्जॉर्ब किया और सिक्रीशन, ठीक है ना। किस में से माइनस कर दिया, फिल्ट्रेशन में से, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस हुई ना। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।